स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर पारिस्थितिकी की परिभाषा एवं पारिस्थितिकी के वर्गीकरण को देखा था, जिसके अंदर हम पारिस्थितिकी के बारे में देखा था कि पारिस्थितिकी जीवों का अपने बाह्य वातावरण के साथ एक अंतर संबंध होता है, उसे हम पारिस्थितिकी बोलते हैं। इस तरीके से जीव अपने बाह्य वातावरण से प्रभावित होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि बाह्य वातावरण या पर्यावरणीय कारक जीवों को प्रभावित करते हैं। इसलिए आज हम पर्यावरणीय कारकों, उनके गुणों और उनके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। आज हम एबायोटिक फैक्टर, अजैविक जो कारक हैं उसका फिजिकल फैक्टर्स जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। फिजिकल फैक्टर्स में हम देखेंगे टेम्परेचर, लाइट, करंट और प्रेशर। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में सबसे पहला कारक है टेम्परेचर, तापमान। तापमान ऊष्मामापन का एक महत्वपूर्ण पैमाना है और तापमान को हम सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रूमर पैमाने पर माप सकते हैं। तापमान एक प्रमुख अजैविक जलवायु वातावरणीय कारक है जो कि सभी जीवों को प्रभावित करता है। प्रत्येक माध्यम, जैसे हम जल, वायु, मृदा आदि की बात करें, इनका विशिष्ट तापमान होता है। इसी तरीके से पौधे एवं जंतुओं का भी एक विशेष तापमान होता है। वातावरण का तापमान जीवों की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावित करता है। तापमान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं एक झील का थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन या तापीय स्तर कि तापमान की वजह से झील का थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन या तापमान के आधार पर उसके किस तरीके के स्तर पाए जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे स्पष्ट रूप से हमें 3 स्तर दिखाई दे रहे हैं, एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन एंड हाइपोलिम्नियन। सबसे ऊपरी स्तर जिसे हम अधिसर स्तर बोलते हैं, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से यहाँ मिलता है। इसकी वजह से इस क्षेत्र का तापमान अधिक होता है और लगभग ये तापमान नियत रहता है। ये तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक होता है। मध्य जो स्तर है जिसे हम मेटालिम्नियन या तापप्रवण स्तर कहते हैं, इसका तापमान बहुत अधिक वेरिएबल होता है, इसका तापमान बहुत अधिक परिवर्तनीय होता है। इसका तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और निचला जो स्तर है जिसे हम हाइपोलिम्नियन बोलते हैं, यह ठंडा होता है। इसका तापमान 5 डिग्री से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तापमान के हम जैविक प्रभाव की बात करें तो तापमान, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, जीवों के लगभग सभी जो जैविक क्रियाएं हैं उनको लगभग प्रभावित करता है। सबसे पहला प्रभाव जो है वो है टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म, तापमान व उपापचय। जैसा कि हम जानते हैं कि कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल हैं, शीत रक्त प्राणी जो हैं, उनका तापमान नियंत्रित नहीं रहता है। वह इन जीवों का तापमान अपने चारों ओर के तापमान के बराबर ही होता है। लेकिन जो वार्म ब्लडेड जो एनिमल हैं, नियत तापी जो जंतु हैं, उनका तापमान नियत रहता है और इनके तापमान इन जंतुओं की जैविक क्रियाओं पर तापमान का सीधा प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तापमान इनको प्रभावित करता है। अप्रत्यक्ष रूप से किस तरीके से? जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही जीवों का तापमान कम होता है, इन जीवों का तापमान नियत तापी जीवों का तापमान कम होता है, तो ऐसे में इन जंतुओं की उपापचय जो दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से वो तापमान को वापस से नियत कर लेती है। तो इस तरीके से तापमान इसके मेटाबॉलिक रेट के साथ संबंधित होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड रिप्रोडक्शन, तापमान एवं प्रजनन। तापमान में प्रजनन की बात करें तो तापमान प्रजनन में भी गहरा संबंध होता है। तापमान जंतु के प्रजनन ऋतु या समय को प्रभावित करता है। इसके जनन को, लिंग अनुपात को, जनन क्षमता आदि को प्रभावित करता है। जैसे कि हम डेफनिया और रोटिफर में देख सकते हैं कि तापमान इसके
तापमान इनके लिंग अनुपात को प्रभावित करता है। डेफनिया डेफनिया के अंदर सामान्य तापमान पर डेफनिया अनिषेक जनन द्वारा सिर्फ मादाएं ही उत्पन्न करता है, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ साथ डेफनिया फर्टिलाइजेशन करता है, निषेचन करता है, और ये नर या मादा दोनों ही उत्पन्न कर सकता है। साथ ही हम देखेंगे कि तापमान लिंग अनुपात के साथ साथ तापमान जनन क्षमता को भी प्रभावित करता है। जैसा कि हम जानते हैं स्तनियों के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन की क्रिया है, ये तापमान के द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है। यही कारण है कि स्तनियों के अंदर वृषण देह गुहा से बाहर वृषण कोश स्क्रोटल सैक के अंदर पाए जाते हैं, ताकि यहाँ पे तापमान देह गुहा से कम होता है और यहाँ पर शुक्र जनन की क्रिया संपन्न हो पाती है। नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो है टेम्परेचर एंड पिगमेंटेशन, तापमान व वर्णकन। हम देखेंगे कि हानिकारक जो विकिरण है उनसे हमारे पिगमेंट हमें बचाते हैं, और यही कारण है कि गर्म जो क्षेत्र में जंतु पाए जाते हैं उनका रंग गहरा पाया जाता है। इससे संबंधित एक नियम भी है जिसे ग्लोगर रूल बोलते हैं। ग्लोगर नियम के अनुसार एक ही जाति की रेसें यदि गर्म व ठंडे स्थानों पर मिलती हैं तो इनमें से गर्म व आर्द्र स्थान पर पाई जाने वाली रेस अधिक पिगमेंटेशन शो करती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड मॉर्फोलॉजी, तापमान एवं आकारिकी। तापमान है ये शरीर की बनावट को सीधे रूप से प्रभावित करता है। इसके लिए अनेक वैज्ञानिकों ने कुछ नियम दिए हैं। जैसे सबसे पहला नियम है बर्गमैन रूल। बर्गमैन्स रूल या बर्गमैन के नियम की बात करें तो इसके अनुसार ठंडे प्रदेशों में वार्म ब्लडेड एनिमल हैं वो बड़े शरीर वाले पाए जाते हैं, जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है उनका शरीर ठंडे प्रदेशों में छोटा होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल है ये बड़े शरीर के क्यों पाए जाते हैं, इसके पीछे रीज़न है सरफेस एरिया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि छोटे आकार का जो जंतु होता है उसका सरफेस एरिया अधिक होता है। क्यों? क्योंकि शरीर के आयतन के तुलना में अगर हम देखें तो उसका सरफेस एरिया अधिक हो जाता है, जिससे कि हीट लॉस अधिक होने के चांसेस रहते हैं। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों के अंदर वार्म ब्लडेड जो एनिमल हैं उनके शरीर का आकार बड़ा होता है, जिससे कि उनका सरफेस एरिया छोटा होता है कंपेरेटिव, और इससे कि वो अपने बॉडी हीट को लॉस करने से बचाते हैं। दूसरा जो नियम है वो है रेंज सिद्धांत। रेंज सिद्धांत के अनुसार ठंडे प्रदेशों के पक्षियों के पंख अधिक नुकीले एवं कम चौड़े होते हैं, जबकि गर्म क्षेत्र के पक्षियों के पंख चौड़े होते हैं। जो थर्ड लॉ है इसमें है वो एलन्स रूल, एलन का नियम। एलन के नियम के अनुसार ठंडे प्रदेश के जंतुओं के किनारे जैसे कान, तुंड, हाथ पाँव, पूँछ आदि गर्म प्रदेश के जंतुओं से छोटे होते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तापमान एवं वितरण। तापमान है ये जंतु एवं वनस्पतियों दोनों के ही वितरण को प्रभावित करता है, और प्रत्येक जंतु एक विशेष तापमान या विशेष तापमान प्रास में रहना पसंद करता है। जैसा कि उदाहरण के लिए कोरल है ये गर्म तापमान पसंद करता है। यही कारण है कि 21 डिग्री सेल्सियस से कम समुद्री ताप वाले क्षेत्र के अंदर कोरल नहीं पाए जाते हैं। अडेप्टेशन फॉर टेम्परेचर, जैसा कि हमने देखा कि तापमान सभी जंतुओं को प्रभावित करता है, तो ऐसे में जंतुओं के अंदर कुछ अनुकूलन भी पाए जाते हैं। तापमान के प्रति कुछ अनुकूलन उनमें पाए जाते हैं। जंतु एवं वनस्पति भी तापमान के लिए कुछ इनमें अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसा कि हम देखें ठंडे क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले स्तनियों के अंदर घने बाल पाए जाते हैं। ध्रुवीय भालू जो होता है उसके बाल खोखले होते हैं, ताकि बीच में ठंडी जो हवा है, ठंडी हवा से शीत अवरोधन हो सके। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो व्हेल होती है, व्हेल की त्वचा के नीचे एक मोटा वसा का स्तर पाया जाता है, जिसे तिमी विसा या बल्बर बोलते हैं। इसके अलावा स्तनियों के अंदर अधिक तापमान होने पर उसकी श्वेत ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं और पसीने के रूप में पसीने के त्याग के द्वारा तापमान को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। साथ में हम देखेंगे कि कुछ जंतुओं के अंदर
जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि इनके अंदर घने बाल पाए जाते हैं या उनके अंदर खोखले बाल पाए जाते हैं या वसा का एक स्तर पाया जाता है, ये सभी क्या है, आकार की अनुकूलन है। इसके अलावा कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें आकार की अनुकूलन नहीं पाए जाते, वो अन्य तरीके से अपने आप को अनुकूलित करते हैं। जैसे कुछ जंतु बाई बाथिंग बाई सन बाथिंग की या सूर्य स्नान करते हैं और सूर्य स्नान कर करके और अपने शरीर को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। ऐसे कौन से जंतु होते हैं जो कि कम तापमान के अंदर पाए जाते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि बाई समर स्लीप कि गर्मियों के अंदर या और एस्टिवेशन कि गर्मियों के अंदर वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं ताकि गर्मी से अपने आप को बचा सकें। इसी तरीके से कुछ जंतुओं के अंदर हाइबरनेशन पाया जाता है, शीत निष्क्रियता पाई जाती है कि ये शीत से बचने के लिए कुछ समय के लिए शीत ऋतु में निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जंतुओं के अंदर तापमान के प्रति अनुकूलन उत्पन्न हो जाता है और ये अपने आप को वातावरण में एडजस्ट कर पाते हैं। दूसरा जो कारक है हमारा फिजिकल जो कारक है उसकी बात करें तो ये है लाइट। लाइट भी एक बहुत महत्वपूर्ण अजैविक पर्यावरणीय कारक है और जिस तरीके से हमने तापमान के आधार पर स्ट्रेटिफिकेशन देखा था, वैसे ही हम यहाँ लाइट के आधार पर भी स्ट्रेटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे हमें एक जलीय आवास दिखा रखा है। जलीय आवास के अंदर 3 स्तर लाइट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन। इसमें से हम देखेंगे कि इस जो फर्स्ट जो क्षेत्र है ये हमारा जल तंत्र के किनारे वाला भाग होता है। ये वाला भाग पूरा लिटोरल जोन है और इसके अंदर हम देखेंगे कि प्रकाश पूर्ण रूप से पहुंच पाता है, पूरे क्षेत्र के अंदर प्रकाश पाया जाता है और इसके अंदर वनस्पतियां जो होती हैं वो स्थिर पौधे पाए जाते हैं। दूसरा जो जोन है उसे बोलते हैं हम लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन है यह वह क्षेत्र है जहाँ तक कि प्रकाश पहुँच पाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जहाँ तक प्रकाश पहुँचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिम्नेटिक जोन बोलेंगे। लिम्नेटिक जोन का जो निचला स्तर है उसे लाइट कंपनसेशन लेवल बोलते हैं या क्षतिपूर्ति स्तर बोलते हैं। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण और शोषण की दर बराबर पाई जाती है। और अंतिम जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन की बात करें तो यह वह क्षेत्र है जहाँ पर कभी भी प्रकाश नहीं पहुँचता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी जल क्षेत्रों के अंदर ये तीनों जोन पाए जाएं, क्योंकि कुछ ऐसे जलीय आवास होते हैं, जैसे कि हम बात करें उथले पानी वाले जो तंत्र होते हैं, जल तंत्र होते हैं, उनके अंदर ये प्रोफंडल जोन नहीं पाया जाता है, क्योंकि उथले जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर अंतिम सिरे तक क्या पाया जाता है, अंतिम भाग तक प्रकाश पहुंचता है, इसलिए वो लिम्नेटिक जोन ही उसके अंदर पाया जाता है। प्रोफंडल जोन उसके अंदर नहीं पाया जाता है। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लाइट, जिस तरीके से हमने देखा कि प्रकाश की तापमान की हमने बात की थी कि तापमान किस तरीके से जंतु को प्रभावित करता है, उसी तरीके से प्रकाश भी जंतु को काफ़ी प्रभावित करता है। सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि हम सभी जानते हैं हरे पौधे प्रकाश के माध्यम से प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल के माध्यम से जो प्रकाश ऊर्जा है उस प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा जो कि रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा है उसको क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा के अंदर बदलता है, जो कि अन्य उपभोक्ताओं के काम में आ सकती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की तीव्रता से सीधी प्रभावित होती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे ही प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है, लेकिन यह तीव्रता सिर्फ एक सैचुरेशन पॉइंट तक बढ़ती है कि प्रकाश की एक लिमिट होती है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उस तक ही अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा। लेकिन उस संतृप्ति बिंदु से अधिक अगर प्रकाश तीव्रता बढ़ाई जाती है तो ऐसे में वर्णक जो पिगमेंट हमारे होते हैं उनकी क्षति होती है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण पे प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। दूसरा है पौधों में पुष्पन। प्रकाश का जो दैनिक अवधि होती है इसके द्वारा पौधों में पुष्पन का समय निर्धारित किया जाता है और इसके आधार पे हम 3 प्रकार के पौधे 3 प्रकार
से इनको बांट सकते हैं पौधों को। सबसे पहला होता है लॉन्ग डे प्लांट्स, दीर्घ प्रदीप्तिकाली पौधे। ये वो पौधे होते हैं जिनके लिए प्रकाश की अवधि 14 से लेकर के 16 घंटे तक की आवश्यकता होती है कि इन पौधों में पुष्पन तभी संभव होगा जब इनको प्रकाश 14 टू 16 आवर्स प्राप्त होगा। गर्मियों में फूल देने वाले सभी पौधे इस प्रकार के पौधे होते हैं। दूसरा है शॉर्ट डे प्लांट्स, लघु प्रदीप्तकाली पौधे। लघु लघु प्रदीप्तकाली पौधों के अंदर पुष्पन लगभग 12 घंटे की अवधि से कम प्रकाश अगर प्राप्त होता है तब हो पाता है। इसके अंदर हम देखेंगे सोयाबीन, डहेलिया, जैंथियम आदि वनस्पति इसके अंदर आती हैं। और तीसरा प्रकार है डे न्यूट्रल प्लांट्स, दिवस निरपेक्ष पादप। ये वो पौधे होते हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पन पाया जाता है, जैसे कि गुलाब, सदाबहार आदि पौधों के अंदर आदि सभी पौधे डे न्यूट्रल प्लांट्स के उदाहरण हैं। तीसरा है टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि प्रकाश है वो तापमान को बढ़ाता है, और तापमान किस तरीके से जंतु की मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है ये हम पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट है पिगमेंटेशन एंड मॉर्फोलॉजी। प्रकाश है ये पिगमेंटेशन को भी प्रभावित करता है, और तीव्र प्रकाश क्षेत्रों में जंतु अधिक वर्ण प्रदर्शित करते हैं या अधिक गहरे रंग के जंतु पाए जाते हैं जहाँ पर कि प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। और नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। जैसा कि अभी हमने देखा कि पौधों में पुष्पन प्रकाश से प्रभावित होता है, इसी प्रकार से जंतुओं पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। पक्षियों के जंतुओं का विकास या पक्षियों के गोनेड्स का डेवलपमेंट एक विशिष्ट प्रकाश अवधि में होता है। यह जंतु गोनेड्स का विकास ही प्रवासी पक्षियों को माइग्रेशन की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण की अगर हम बात करें कि जिस प्रकार से तापमान जंतु के वितरण को प्रभावित करता है, वैसे ही प्रकाश भी जंतु के वितरण को प्रभावित करता है। अलग अलग जंतुओं के लिए या हम शैवालों का उदाहरण देखें तो अलग अलग शैवाल अलग अलग प्रकाश क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि लाल भूरे शैवाल हैं समुद्र में 70 से 80 मीटर गहराई के नीचे पाए जाते हैं, जबकि हरे शैवाल हैं ये ऊपरी भाग के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल फैक्टर है वो है प्रेशर। प्रेशर की बात करें तो वायुदाब एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, और अधिकांश जीव सीधे इससे प्रभावित नहीं होते हैं, परंतु यह दाब पवन, वर्षा, चक्रवात, तूफान आदि के कारण बनता है, और अप्रत्यक्ष या अप्रोक्ष रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है।